बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चन हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट 4 और यूनिट 5 है। ठीक, बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस का है ना, सेकंड पेपर का। इसमें बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पूरी बात की गई है। भारतीय संविधान जब आप पढ़ोगे ना, तो मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि जो भारतीय संविधान है वो यूएसए से अलग है, क्योंकि जो यूएसए का संविधान था वो एक क्रांति के बाद बना। ठीक, और अपने पुराने किसी इतिहास से उसका संबंध नहीं था, क्योंकि यूएसए कोई बेसिकली पहले एक देश नहीं था, ना ही कोई राष्ट्र था, है ना। आप लोग बहुत आराम से रिलैक्स हो गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपको पता चलेंगी। और अभी एग्जाम का भी ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, अभी भी बहुत समय, बस पढ़ते रहो, है ना। कई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे आजकल बच्चे मिले कि सर शॉर्ट्स कुछ बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो एक प्रकार से ना अपने साथ धोखा है ना, कि आप अपने साथ गलत कर रहे हो, फिर हमारे साथ जब कोई दूसरा गलत करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। कोई धोखा देता है, कोई झूठ बोलता है, तो हमारा पूरा खून खौल जाता है। लेकिन हम अपने साथ धोखा देते हैं तब ठीक है, फिर है ना, अपने आप को समझा लेते हैं, कोई नहीं। तो देखो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो यूएसए है वो फिलहाल पहले कोई नेशन या राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र का मतलब क्या होता है समझ लो। नेशन एक ऐसे संस्था को कहते हैं, नेशन एक ऐसी संस्था को कहते हैं जो भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हो। याद रखना, नेशन किसे कहते हैं? जो भावनात्मक आधार पे एक दूसरे से जुड़ा हो। जानते हो, जैसे मान लो आप लोग हो, किसी अपने सीनियर से मिले, अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो, जुड़ जाते हो ना। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कोई ना कोई भावनात्मक संबंध जब बनता है तो आप एक नेशन बनाते हो। क्लियर? और याद रखना, जब ये लोग लीगली सब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हो? राष्ट्र, राज्य। समझना, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, और राष्ट्र एक भावनात्मक, एक सांस्कृतिक, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। मतलब जब आप 10 लोग आपस में जुड़े हो और इमोशनल जुड़े हो तो ये है राष्ट्र। लेकिन जब वो आपस में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? राज्य। तो अगर आपसे मैं कहूं कि कोई राष्ट्र होता है पहले, फिर उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ जाता है, वो क्या बन जाता है? स्टेट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, है ना, कि कोई राष्ट्र होता है मतलब कोई लोग रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी केवल भावनात्मक संबंध है, कोई एक पहचान होगी, या तो जाति के आधार पर जुड़े होंगे, या धर्म के आधार पर जुड़े होंगे, या कल्चर के आधार पर जुड़े होंगे, या किसी स्थान के आधार पर जुड़े होंगे, वो राष्ट्र है। अभी इनके बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जिस दिन ये आपस में लीगल सब जुड़ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, तो क्या बन जाते हैं? राज्य। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई नेशन होता है, फिर वो स्टेट बनता है। जैसे उदाहरण बताओ कोई, भारत। भारत हजारों सालों से एक राष्ट्र था, लेकिन 1949 को उसने 26 नवंबर 1949 को, या आप जिसको 26 जनवरी 1950 बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके क्या बन गया? राज्य बन गया। और कई बार ऐसा होता है कि हम बेसिकली पहले राज्य बनाते हैं, फिर एक साथ रहते रहते आपस में जुड़ जाते हैं, और वो फिर क्या बन जाता है? नेशन। ठीक, तो जो पहले नेशन है फिर स्टेट बनता है, उसे कहते हैं नेशन स्टेट। और जो पहले स्टेट होता है फिर नेशन बनता है, उसको बोलते हैं स्टेट नेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत मजेदार है, और आप लोग कई बार न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ोगे, है ना। मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि अभी आया। यूएसए पहले क्या बना? राज्य। क्योंकि यूएसए में कोई बॉन्डिंग थी नहीं, कोई कल्चर तो था नहीं ज्यादा, आपस में ये लोग पहले क्या 13 लोग अलग अलग रह रहे थे, फिर जुड़े, कुछ लोग ब्रिटेन से आ गए, कुछ लोग इधर से आ गए, तो ये लोग राज्य। अब देखो ये चीज समझना धीरे धीरे। तो यूएसए जो था वो एक क्रांतिकारी घटना के तहत बना था, और उनका कोई पुराना इतिहास नहीं था। वहीं आप यूके की बात करोगे तो पुरानी संस्कृति थी इसकी एक अपनी।
तो इसमें बहुत कम परिवर्तन दिखेगा, इसमें पूरा परिवर्तन। लेकिन अब बात भारत की करते हैं। तो भारत ने क्या किया, उन दोनों के बीच में आता है, समझे? क्योंकि भारत का तो आपको जानकारी होगी कि भारत में, ठीक है, 1600 के समय में अंग्रेज आ गए और 1947 तक अंग्रेज रहे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो हमने बहुत सारी नई चीजें अंग्रेजों से सीखी और साथ में अपनी पुरानी चीजें भी हम रखे हुए थे। ठीक, समझ में आ रही? और 1947 में हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपनाया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमने नई चीजों को भी अडॉप्ट किया। और हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, एक नया कॉन्सेप्ट इसी पे जोड़ के बताते हैं। जैसे एक है फेडरल स्ट्रक्चर, संघवाद, ये एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये आया उधर से, भारत ने इसके साथ कुछ चीजें जोड़ दी। क्या जोड़ दी? फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली मान लो यूएसए और कनाडा से हमने लिया, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से बनाया। वहां का बहुत मजबूत था। वहां का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, ये दोनों बहुत पावरफुल हैं, एक दूसरे को दबा नहीं सकते। लेकिन क्या, क्योंकि ये पहले स्टेट बना था, समझ में आ रही बात? आपस में कोई संबंध था नहीं, तो भाई इनका तो रहना वाजिब था। जो हमने आपको कल बताया कि जब कोई नए दो अनजान लोग पहली बार मिलेंगे तो अपने अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त रहेंगे। सपोज करो दो बिल्कुल लोगों को एक रूम में रख दिया जाए तो शुरू में बहुत सख्त रहेंगे, है ना, कि तुम मेरा सामान नहीं, मैं तुम्हारा, डरेंगे ना, सख्त भी रहेंगे। यहां डर है, वहां कानून टाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो एक रूम में दो परिचित जा रहे होंगे, ठीक है यार, हो जाएगा, है, क्योंकि डर नहीं। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही आप देखो कि जो संघवाद था वो बहुत स्ट्रिक्ट होता था, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी कल्चर क्या ये अपनाया, लेकिन उसको फ्लेक्सिबल भी रखा, क्योंकि हम पहले से नेशन थे। तो हमने संघवाद को कैसा बना दिया, जो हमारा फेडरल था उसको हमने बहुत लचीला बनाया या कमजोर बनाया। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधुनिकता और परंपरागत दोनों चीजों का मिश्रण है। साथ में वो धीरे धीरे आया, एकदम से नहीं आया। हमने यहां से भी सीखा, यहां से भी सीखा, तो आपको ना बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। आरोप लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कई बार कहा जाता है कि एक उधार का झोला है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी, है ना। चलो यहां हम समझते हैं अब हमें क्या समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें विदेशी प्रभाव भी है, ब्रिटिश का भी, जिसमें भारत का भी अपना प्रभाव है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो बनता है प्रीएम्बल से। ठीक, प्रीएम्बल से क्वेश्चन कई बनते हैं। पहला, प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस। ठीक, दूसरा, प्रीएम्बल से हमारी क्या फिलॉसफी निकलती है। ठीक, फिर तीसरा, प्रीएम्बल के हमारे क्या, जो उसकी विषय वस्तु, उसका कंटेंट जो है वो। समझ में आ रही बात? और क्या बनता है इसमें? एक चीज हम थोड़ी और पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो डिसीजन दिए, थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो नंबर अच्छे आने की संभावना है। तो बेसिकली हमें इतनी चीजें प्रीएम्बल के बारे में पढ़नी है ना। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना या प्रीएम्बल। ठीक, ठीक है, या उसको उद्देशिका भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में। देखो, एक बात समझो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं उद्देशिका है क्या। तो उद्देशिका जो है
वो किसी भी संविधान की सार होती है, ठीक, या निचोड़ कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इसेंस, है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, आप या इसको कह सकते हो संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतने शब्द इसमें आप लिखोगे, लिख लो इसको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रियम्बल क्या है, तो उसका जब भी इंट्रो लिखोगे तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। अब आप कहोगे ये कैसे, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताओ, गन्ने का जूस पीने जाते हो, खूब लंबा गन्ना होता, निकालते हैं तो इतना सा होता है। ये बताओ इंपॉर्टेंट क्या था, गन्ना की ये, यही ना, रस। रस के कारण गन्ने की पहचान थी, तो ये उसका निचोड़ हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? जैसे आपसे पूछा जाए योगेश त्रिपाठी क्या है, आप हजार तरह की बात बता सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी बात होगी जो बिल्कुल कोर होगी, है ना, निचोड़। जैसे कई बार आपसे लोग घुमा फिरा के कहते हैं, आपको सीधे काम की बात बताओ, सीधे काम की बात बताओ, तो इसी को कहते हैं निचोड़ और सार। सार जो होता है, जो इसेंस होता है, वो यही होता है, उसका निचोड़। तो जो हमारा पूरा भारतीय संविधान है, अगर उसको आपको केवल एक पेज में पढ़ना हो ना, तो आप हमारी प्रस्तावना पढ़ लो बस। पूरा जो कई सौ पेज का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो नहीं पढ़ने का मन और केवल आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना है, तो आप क्या पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लो, ठीक। तो और एक चीज और, प्रस्तावना के बारे में एक और शब्द लिख लेना, साध्य है, ठीक है। एक एक चीज मैं समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ठीक। मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना, सीखो, क्योंकि ये सब काम में आएगा भी आपके, है ना। अभी आप 2 घंटे चाय पीने में, जैसे मान लो किसी से मिलने में, किसी से घूमने में, वो सब काम नहीं आना, काम यही आएगा। जैसे आप कुछ करके आए हो, आ जाए खत्म, लेकिन ये पढ़ लोगे तो ये आपको 4 साल तक याद रहेगा, 5 साल तक। अब सोचो आप क्या इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, ठीक है। तो सार हो गया, निचोड़ हो गया, ये तो सब समझ में आ गया। अब ये है साध्य या एंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, क्या नाम था, प्रियांशु, प्रियांशु तुम्हें एग्जाम में सफल होना है, फिर बताऊं तुम रोज सुबह 6 बजे उठना, इतने इतना नोट्स पढ़ना, इतना इतना ये करना, ये खाना, ये पीना, ऐसे करना, वो करना, ये करना, सारी चीज बता दूं। पहले मैंने क्या बता दी, उद्देश्य का। उद्देश्य क्या है तुम्हारा, तुम्हें सफल होना है। फिर उसके बारे में सब कुछ बताया। तो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम बोलते हैं एंड या साध्य, और उसको पाने के जो तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, साधन। तो हमारा साध्य क्या था, तुम्हारा एग्जाम में सफल होना। साधन क्या है, सुबह उठना, पढ़ाई करना, अच्छे से रहना, है ना। तो साध्य और साधन दो चीजें होती हैं। जैसे तुम इलाहाबाद आए हो, ये क्या है, साधन। साध्य क्या है, हाँ। और हमेशा जब भी आते हो कि माँ बाप एक बार साध्य जरूर बता देते कि बेटा अच्छे से रहना, है ना, पढ़ाई करने जा रहे हो, है। हम लोगों की उद्देशिका इतनी ही होती है, और पापा ज्यादातर उद्देशिका पे फोकस करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी जो बातें लिखी है ना, वो तो साधन है। बेसिकली हमें जो प्राप्त करना है वो उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो उद्देशिका क्या हो गई, प्रियम्बल क्या हो गया, साध्य। बाकी उसको पाने का तरीका बताया गया है। समझ में आई बात? तो जो हमारी प्रियम्बल की उद्देशिका है, उसमें यह बताया गया कि भारत का उद्देश्य क्या है। क्योंकि भारत के संदर्भ में संविधान बनाया गया है ना, तो जो उद्देशिका है वो भारत के उद्देश्य को बताती है कि ये जो देश बना है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ये सरकार जो काम कर रही है वो किस पर्पस से कर रही है, ये किससे भी पता चलता है, उद्देशिका से, ठीक है। और बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो केवल साधन है, उसको प्राप्त करने का तरीका बताता है। फिर आत्मा। अच्छा ये बताओ, गन्ने से अगर उसका रस निकाल दे तो गन्ना बेकार, तो गन्ने की आत्मा क्या हो, रस। गन्ने की पहचान किसके कारण है, रस के कारण।
अच्छा, इंसान से आत्मा निकल गई तो इंसान बेकार, बेकार मृत, किसी इज्जत का नहीं रहता, जलाओ इसको, फेंको, बस थोड़ी बहुत एक दो लोग रोते है, गन्ने से रस निकल गया। तो भाई सार को ही आत्मा कहते हैं। हमारी पहचान आत्मा से है, आपकी पहचान आत्मा से है, गन्ने की पहचान उसके सार से, लैपटॉप की पहचान उसके सार से, सबका सार होता है एक। तो वैसे ही आत्मा क्या है, सार का ही मतलब है। तो अगर पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका निचोड़ क्या है, उसका सार क्या है, उसकी पहचान क्या है, उद्देशिका ही है। अगर उद्देशिका नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं है। जब पर्पज ही नहीं रहा तो ये समझ में आ गई बात आपको, क्लियर। अगर आपको भारत के उद्देश्य समझना, भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उद्देशिका, ठीक है। चलो यहां तक आ गया। अब थोड़ी बहुत इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, हिस्ट्री, ठीक है। इतना तो इंट्रो में लिख दोगे ना। देखो पहली बार जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। समझ आ रही बात। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले हमारे संविधान सभा है, पहली बार इस दिन मिलते हैं, ये सन ऐसे लिख देना, ठीक। फिर इसके तुरंत कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। क्या पारित होता है? और यही कहीं ना कहीं, यही चीज कहीं ना कहीं बाद में क्या बन जाती है, बताओ है? यही उद्देशिका बनती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया उद्देशिका। ये किसने पहली बार, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको दिया था, ठीक। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब भाई ये मान लो संविधान सभा है, वो मिली होगी 9 दिसंबर को, 5-6 दिन लोग, कोई आ रहा है, पता चला कहीं से कोई आ रहा है, तो नेहरू जी ने कहा होगा 13 तक रुक जाओ, 13 को सब आए होंगे, कहा होगा हाँ अब उद्देश्य डिसाइड कर लो कि ये सभा बनाई क्यों गई है। तो वो उद्देश्य क्या थे, भारत को कैसा बनाना है। अब बाद में 22 जनवरी 1947 को वही उद्देशिका के तौर पे हमने एक्सेप्ट करने की सोच लिया। समझ में आ गई बात। अब एक बार जान लेना, ठीक है, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो आपको पूरा याद है कि नहीं याद है? याद है? क्या याद है बताओ? पूरी याद है? अब देखो याद रखना उसमें क्या लिखा है, ठीक है। उसमें याद रखना वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे शुरू है वो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। या हम लोग, हम भारत के लोग। अब आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना, आप क्या कर दोगे, एक समझदारी ऐसे ऐसे डॉट 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 कर दोगे, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपको आता है लेकिन आपके पास समय नहीं है, ठीक है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम इसको क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, याद है ना, 26 नवंबर है ना 1949। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पहलू इसलिए निकल लिए गए थे, बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरा अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 का थोड़ी ऐतिहासिक महत्व था। भारत ने पहली बार उसी दिन सोचा था कि हम पूर्ण आजादी लेंगे, कराची अधिवेशन से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, इसको सोचा था कि इसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रही बात। अब एक बात समझना, प्रीएम्बल के ये वर्ड मैंने क्यों लिखे पता है, इतने ही वर्ड, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सवाल है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमको क्या बताती है। तो सबसे पहले क्या बताती है कि भारतीय प्रस्तावना जो है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां को उसको पावर कहां से मिल रही है, हम भारत के लोग से। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या बताता है, सोर्स ऑफ पावर, क्या बताता है, शक्ति का स्रोत।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, कि भारतीय संविधान को पावर कहां से मिल रही, जैसे पहले राजा को पावर देवता से मिलती थी ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिली, कहां से मिली, लोगों से मिली। तो हमारे यहां सबसे पावरफुल कौन है, लोग, जनता। तो जनता संप्रभु होती है, पहली इसी से निकली ना बात, क्लियर। फिर दूसरा क्या निकला, लोकतंत्र, जनता है तो सबसे ऊपर, तो आप बताओगे कि स्पष्ट बताता है कि लोकतंत्र है। फिर क्या और बताता है, फिर भारतीय संविधान की फिलॉसफी बताता है। जैसे मान लो मैं कहूं मैं सहयोग संस्था चला रहा हूं, तो आखिर सहयोग संस्था किस लिए चला रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या, उसका दर्शन क्या है। तो मैं बताऊंगा कि सहयोग का दर्शन है एक दूसरे की मदद करके साथ आगे बढ़ना। जैसे मेरा नाम भी सहयोग आपको दिखेगा, जो उसका डीपी है उसमें भी हाथ पकड़ते हुए ऊपर उठा रहे हैं। तो सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऊपर कोई नीचे, सब एक साथ है एक दूसरे। तो हमारी फिलॉसफी क्या है, एक दूसरे की मदद करना। जैसे आपसे कहा जाए सहयोग की फिलॉसफी क्या है, तो एक दूसरे की मदद करना। अगर हम कभी अपना प्रियम्बल लिखेंगे तो सारी चीजें लिखेंगे, हम सहयोग के लोग, है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा आपको मैं बता दूं, कई बार ऐसा हुआ था इसमें डिमांड, अब ये सब तो नहीं पढ़ना, बहुत समय लग जाएगा, वरना जब संविधान सभा में बात हो रही थी कि शक्ति का स्रोत, कई लोग कह रहे थे देवी को दिखाओ, कई लोग कह रहे थे किसी और चीज को दिखाओ, कई लोग किसी और को, बाद में सहमत थी भारत के लोग पे हुई थी, है ना। एग्जाम के बाद ना पूरा एक वो पढ़ेंगे हम लोग सीरियल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें पढ़ेंगे, जो मजेदार आपस में लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। जैसे एक शख्स थे वो कह रहे थे कि काली देवी के नाम पे रखो, है ना, सब समझना, मजे आएगी बहुत, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम के बाद ना आप लोग घर जाना, जल्दी आ जाना, है ना, क्योंकि घर जाके तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, आ जाना, हम लोग बहुत नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, पूरे मई जून खूब टूर करेंगे, खूब सीखेंगे, कई लोगों से मिलेंगे। जितना आप नहीं सीखोगे 20 साल में, उतना 2 महीने में सीखोगे। तीसरा, हमें यह भी बताता है कि हमारा संविधान किस दिन से शुरू हुआ। तो एक तो आपको यह बताता है कि किस दिन से प्रभावी हुआ, और साथ में हमारे संविधान की जो विशेषता है, जो उसका दर्शन है, उसके बारे में भी ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं संविधान के बारे की प्रस्तावना के बारे में अगर आप लिखोगे, तो याद रखना, अगर प्रियम्बल के बारे में लिखोगे तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, क्या, सार, सोल, साध्य, है ना, ठीक है, बाकी लिखते रहोगे। ठीक, फिर मैंने आपको बताया इसके क्या लिखोगे, तुरंत हम भारत के लोग से टिक टिक करते हुए, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट, इनेक्ट, है ना, और खुद तो सौंपते हैं। ठीक है, फिर आपको बताओगे महत्व, पहला महत्व बताता है पावर कहां से आई है, इसमें लिखोगे। दूसरा बताता है कि किस दिन से प्रभावी हुआ। तीसरा इसका दर्शन। इतनी चीजें हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना के महत्व है। पूछा जाएगा ना कि प्रस्तावना का कोई महत्व है कि नहीं है, ना भी पूछे तो आपको हेडिंग डाल के लिखना है। अगला, अब जो पूछा जाएगा कि इसकी विषय वस्तु क्या, कंटेंट क्या है, इसकी विषय वस्तु या कंटेंट क्या है। तो इसमें हमें सारे शब्द के बारे में थोड़ी थोड़ी लिखना है, सारे शब्द के बारे में थोड़ी थोड़ी लिखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं। जब ज्यादा लोग होते हैं ना तो थोड़ी अच्छा लगता रहता है, क्योंकि चीजें चलती हैं। आज तुम लोग थोड़ी बोर हो रहे होगे ना, लेकिन याद रखो कि तुम इंपॉर्टेंट हो, अपने आप को वैल्यू करो, दूसरे को वैल्यू नहीं। नहीं आया कोई तो नहीं आया, हर आदमी के इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो संघर्ष कर सके, हार जाते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में जोश रहता है, फिर जोश वोश नहीं रहता। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि हमारे प्रस्तावना का जो विषय वस्तु उसके बारे में चर्चा करो, हमारे प्रस्तावना की जो शब्द है उसके बारे में चर्चा करो, या हमारे संविधान की प्रस्तावना की विशेषता के बारे में चर्चा करो, तो चलो हम लोग एक एक शब्द को पढ़ते हैं। पहला शब्द लिखो, ठीक है, संप्रभुता, सोवेरेंटी। पहला शब्द है सोवेरेंटी, हाँ, ठीक है। देखो शब्द तो उसमें बहुत सारे हैं, पहले मैं आपको शब्दों का मतलब ही बता दूं।
ठीक है, एक एक शब्द में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता क्या है, ये शब्द क्या बताता है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो कहां से निकला है, भारत के लोगों से निकला। हमारे लोग संप्रभु हैं, है ना, हमारे देश की जो पावर है, हमारे संविधान की शक्ति वो कहां से मिल रही है, लोगों से मिल रही है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक वर्ड जुड़ता है सोवरेन, संप्रभु। संप्रभु शब्द का क्या मतलब होता है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। सोवरेन शब्द क्या दिखाता है कि जो भारत है वो किसी के अधीन नहीं है। याद रखना, जब तक भारत में ब्रिटेन का राज था तो भारत अपने आप को सोवरेन नहीं कह सकता था, डोमिनन कहता था। क्या कहता था, डोमिनन। लेकिन अब क्या, भारत क्या हो गया, सोवरेन। सोवरेन मतलब हम किसी के अधीन नहीं है। क्लियर। भारत पूर्ण क्या, एक स्वायत्त राष्ट्र है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। आंतरिक और बाह्य मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में हम बिल्कुल आजाद है, हमें किसी का दबाव नहीं है। समझ में आ रही बात, ये सब लिखना है। जब भी आप लिखोगे ना, सब देखो, आपसे सवाल आएगा कि प्रस्तावना की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करो तो यही लिखना है, प्रस्तावना में निहित मूल्यों के बारे में चर्चा करो तो यही लिखना है, प्रस्तावना की विशेषता के बारे में चर्चा करो तो यही लिखना है। ये लिखना ही लिखना है। तो संप्रभुता एक शब्द लिखा गया है, उस संप्रभुता में 4 बातें लिखनी है। पहला, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। फिर, भारत आंतरिक मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है। आंतरिक मामलों में जैसे यूपी का नाम बदलना है, एमपी का नाम बदलना है, यूपी को छोटा बड़ा करना है, आपके साथ क्या करना है, मेरे साथ क्या करना है, कुंभ कैसे चलाना है, रेलवे कैसे चलाना है, किसी भी तरह का नियम मानने में, किसी भी तरह की चीजों को करने में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। फिर जस्ट इसका अलग दूसरा वर्जन क्या है, किसी भी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं है कि यूएसए कुछ चाहे तो भारत से दबा ले, यूरोप चाहे तो नहीं, भारत पूरे आजाद है। ये भी, और सोवरेन शब्द जब भी होगा तो एक बात और समझ लेना कि भारत विश्व के सभी संप्रभु राज्यों के बराबर हो गया। अब यूएसए बहुत बड़ा देश है, सोवरेन है, भारत भी सोवरेन है, तो इसका ये नहीं मतलब कि भारत और यूएसए बिल्कुल इक्वल। अगर सोवरेन 2 लोग हैं तो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, फिर उसमें ये नहीं देखा जाता ऊपर नीचे। ठीक, इसका एक उदाहरण डाल देना, जैसे भारत की गुट निरपेक्ष नीति, भारत की गुट निरपेक्ष नीति, एक याद रखना, कौन सा गुट निरपेक्ष को क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट, है ना, हाँ गुट निरपेक्ष। ठीक, किसी के अंदर में नहीं आए। उस समय 2 शक्तिशाली ताकतें थी, यूएसए और यूएसएसआर, भारत में काम स्वतंत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला वर्ड डालो, सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म या सोशलिस्ट लिखो, समाजवाद या सोशलिस्ट, है ना, समाजवाद या सोशलिस्ट। याद रखना, यह शब्द भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लिखा गया। क्या इसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह शब्द लिखा गया। मूल संविधान में हमारे नहीं था। कौन सा, क्या डिजिट है, 42वां। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब 1975 में, याद रखना, बीजेपी सरकार कांग्रेस को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती है तो केवल इसी के कारण। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान को बदलने की कोशिश की थी अपने अकॉर्डिंग, और इसी कारण आपको देखा होगा ब्लैक डे, इमरजेंसी वाला, और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आज भी इसी के कारण होता है। इंदिरा गांधी कई मामलों में सबसे शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसी घटना के कारण उनकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है। ठीक, जब भी अगर मान लो कांग्रेस कहती है ना बीजेपी से कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो बीजेपी तुरंत कहती है कि ये याद करो पहले संविधान की हत्या कर रहे थे, है ना। तो चलो ये सब लिखना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए, राजनीतिक बातें हैं, हम लोग एकेडमिक बातें पढ़ते हैं। तो जो विषय वस्तु है हमारी, उसमें एक है समाजवाद या सोशलिस्ट। समाजवाद या सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, देखो, एक इसका मतलब होता है जो सामान्य होता है, समाजवादी एक अर्थव्यवस्था होती है जिसका मतलब होता है कि संसाधनों में किसका नियंत्रण होगा। हाँ, मैं थोड़ी एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूं आज आप लोगों को, पता नहीं सही है कि गलत, क्योंकि समय है, लेकिन चलो अच्छा लग रहा है। समाजवाद, समाजवाद या सोशलिस्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसका एंड होता है
और एक इसका मीन्स होता है। समाजवाद के दो अर्थ होते हैं। मीन्स क्या होता है? मीन्स ये होता है कि सारे संसाधन पे सरकार का नियंत्रण होगा। किसका होगा? या राज्य का। सारे संसाधनों पे किसका नियंत्रण होगा? क्या? या राज्य का। और जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। अब आप कहोगे ये क्या होता है? समझ लो। देखो, पूंजीवाद जो होता है वो ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सभी संसाधनों में पूंजीपतियों का या प्राइवेट संस्थानों का नियंत्रण होता है। जब प्राइवेट संस्थानों का नियंत्रण होगा तो जब वो सामान बनाएंगे तो बेचेंगे किसको? जो खरीद पाएगा। समझ में आ रही बात? तो बाकी लोगों को तो मिलेगा नहीं। तो समाज में केवल कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को समाज में जीवन बेहतर होगा, बाकी का जीवन खराब हो जाएगा। समझ में आ रही? अगर मान लो जो कुंभ जो हुआ था, इस कुंभ में कहा जाता कि सब कुछ प्राइवेट संस्था को दे देते, पूरा कुंभ चलाना दे देते, मान लो चला अंबानी, अडानी और टाटा और सारी बड़े बड़े लोगों को, तो क्या होता? पूरा कुंभ कवर कर लेते, केवल पैसा तो तभी अंदर आने को मिलेगा। और टिकट कितना होता? पता चला स्नान के दिन 15-15, 20-20 हजार कर देते, और गरीब आदमी नहीं नहा पाता। हमारे जैसे लोग नहीं नहा पाते। आप लोग तो नहा लेते, व्यवहार दबंग लोग हैं, है ना। वो पता चला केपीयूसी के नाम से नहा लेता, ठीक है ना। आप लोग अपने नाम से नहा लेते, हमारा कौन था? कोई नहीं। तो अब हमारा विकास नहीं होता, हमारे साथ न्याय नहीं होता। हम तो समाज के इंसान है, न्याय नहीं। तो जब पूंजीवाद होता है, सोशलिस्ट नहीं कैपिटलिस्ट होता है, तो उसमें समाज के केवल कुछ लोगों को फायदा मिलता है, समाज के बाकी लोगों का नुकसान होने की संभावना होती है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन जब सारे संसाधनों पे किसका नियंत्रण हो? सरकार का, राज्य का। जो जब सरकार या राज्य का नियंत्रण होता है तो फायदे के लिए काम नहीं करती हो। फायदे के लिए काम बड़ी कंपनियां प्राइवेट करते हैं ना। तो जब सरकारी नियंत्रण होगा तो सबका भला होगा, सामाजिक न्याय होगा, फिर मेरे जैसे गरीब लोग जा सकेंगे, आप भी जा सकोगे, मैं भी जा सकूंगा। समझ में आ गया? अब मान लो जो पूरा कुंभ होता, सारे होटल, सारी नाव, सब कुछ सरकार के कब्जे में हो जाता, तो फिर ऐसा नहीं था कि आप पैसे से होटल ले लेते। फिर तो अगर आपका नंबर आएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपके पास कितना भी पैसा हो। सबका सामाजिक कल्याण होता कि नहीं होता? तो याद रखना, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो बेसिकली एक एंड होता है। एंड क्या होता है? सबका कल्याण, सबका विकास, सबका विकास। उसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं सामाजिक न्याय। वंचित वर्ग का, गरीब लोगों का विकास होना, ठीक है। और मींस क्या है इसका? होता है सरकार द्वारा संसाधनों पे पूर्ण नियंत्रण। लेकिन जो हमारे प्रस्तावना में शब्द लिखा गया है ना समाजवाद, उसमें केवल इसको कंसीडर किया जाता है, इसको नहीं। ये समझ गए? तो कभी आपसे भविष्य में ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, मतलब जब आप आईएएस के इंटरव्यू में बैठोगे तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में तो समाजवाद लिखा है, लेकिन अडानी अंबानी सब काम कर रहे हैं, तो कहोगे प्रस्तावना में जो लिखा है वो केवल एंड को हमने इसके कंसीडर किया है। तो सरकार ये चाहती है कि सभी का कल्याण हो, संसाधन किसी के पास भी हो, तो सरकार क्या करती है? अंबानी अडानी से टैक्स के नाम पे पैसा लेके देगी, वो अपना तरीका करेगी। तो याद रखना, है ना, ये ऐसे ही था। अब जब समाजवाद के बारे में लिखना होगा आपको तो लिखोगे जो भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द है उसका तात्पर्य है कि भारत में सभी लोगों का विकास का अवसर मिले, सबका साथ। ये शब्द लिखना मत, है ना। पता चला कोई कांग्रेसी चेक कर रहा होगा, रोक, तेरा विकास पहले रोको। ज्यादा बीजेपी की विचारधारा को बोल रहे हैं, पता नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकती है। अपनी किस्मत को क्यों बवाल में लाओ? तो आपको लेकिन दिमाग में यही रखना है कि समाजवाद का क्या मतलब है? सबका साथ। तो समावेशी विकास लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, सामाजिक न्याय लिखोगे, ठीक है। तो इतनी बातें लिख दोगे। अगला वर्ड क्या है? सेकुलर। अच्छा, कोई ऐसी योजना बता सकते हो समाजवाद को जो प्रमोट कर रही हो? अरे भाई, राशन कार्ड जो भी है ना, मिड डे मील, है ना, आप लोगों को स्कॉलरशिप, ये सब समाजवाद की तो चीजें हैं, ठीक है। चलो, अब आता है सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्ष। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है। ये भी कब लिखा गया? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में।
है ना, 42 अमेंडमेंट सेकुलरिज्म या हाँ पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मत लिखना, धर्म निरपेक्ष गलत वर्ड होता है, क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। कब आया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वैसे तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये घटना 1976 की है ना, मैं थोड़ी पीछे की बात बता दूं। और 1976 में याद करो, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था, इंडिया था, और इंडिया में थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था, जो अभी इस समय पाकिस्तान इसका दोस्त था। ये चीजें हुई, इंडिया के थोड़ी खिलाफ होने लगे, तो इंडिया ने इसको अपने साइड हल्का सा अट्रैक्ट करने के लिए इसकी खासियतों को थोड़ी दिखाने की कोशिश की। जैसे मान लो अगर मैं हूं और मान लो गोलू है, और आपको किसी एक को मिलाना हो, जैसे मान लो मुझे मिलाना हो, और आपको पता है कि मुझे खाने में कुछ अच्छा लगता था, वही कि मैं भी यही खाता हूं, आप भी यही खाते, मैं भी यही खाता हूं, थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें, समझ में आया? तो इसीलिए हमने यूएसएसआर में बेसिकली सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट दो चीजें बहुत ज्यादा ऊपर थी, तो भारत ने भी अपने आप को थोड़ी उससे कि देखो हम तुम्हारी तरह हैं, कभी जरूरत पड़े तो आ जाना, है ना, इस पर भरोसा नहीं। तो इसीलिए हमेशा ये दोस्त रहा है। रूस भारत का बहुत खास दोस्त है, हमेशा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। ठीक है, जब देखते हो कि पुतिन और मोदी की जब फोटो चलती है, सबसे खास दोस्त माना जाता है। ठीक है, ट्रंप से मिल जरूर आएंगे, लेकिन पुतिन से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। तो अब आपको बताते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड बताया था मैंने, समझ गए, थोड़ी याद रहता है इस तरह से। तो सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब पंथ निरपेक्ष होता क्या है, इसमें 3-4 बातें लिख लेना। पहला, राज्य के लिए सभी धर्म समान है, और ब्रैकेट में लिख देना सकारात्मक पंथ निरपेक्ष। क्या लिख लोगे? सकारात्मक पंथ निरपेक्ष। याद रखना बेसिकली क्या होता था, सुनो एक मैं मजेदार थोड़ी हर चीज बताता चलो तुम लोगों को, मजेदार चीजें। पहले राजा होता था, ठीक, ये यूरोप की बात है, पहले राजा होता था, राजा सबको कंट्रोल करता था, कोई शोर करे राजा खत्म कर दे, मतलब 3-2-5 नहीं करने देता था किसी को। ठीक है, और राजा को सारी सलाह कौन देता था? चर्च। राजा सब चीज चर्च से पूछ के करता था, क्योंकि भाई राजा कहता किसका था, मैं देवता का पुत्र हूं, इसी में तो उसको पावर मिली हुई थी, पर ये मान्यता कौन देता था कि देवता का पुत्र हो? चर्च देता था। तो राजा चर्च से नहीं लड़ सकता था, और राजा किसके अंडर पे सारा काम करता था? चर्च के। तो सारी चीजें चर्च मतलब धर्म, तो राजा सब कुछ धर्म से पूछ के करता था। एक धर्म था, कौन सा? कैथोलिक या क्रिश्चियन। क्रिश्चियन धर्म एक धर्म था, तो दिक्कत नहीं हुई। समय बदला और क्रिश्चियनिटी में हो गया विवाद। समझना मेरी बात को, राजा तो एक हो गया, चर्च एक था, राजा इससे पूछता था, अप्लाई करता था, दिक्कत नहीं थी, भाई जो चर्च कहेगा हम वो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब हुआ कि चर्च के हो गए 2 हिस्से। चर्च क्या हो गया? टूट गया, एक बन गया कैथोलिक और एक हो गया प्रोटेस्टेंट, है ना, प्रोटेस्टेंट 2 हो गए थे। ठीक है, अभी कभी पढ़ाऊंगा। अब सवाल है, अब इस चर्च के कई फॉलोअर, इस चर्च के कई फॉलोअर, और ये आपस में लड़ जाते थे, बहुत युद्ध हुए, लाखों लोग मरे यूरोप में, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये आपस में लड़ जाए। अब सवाल है राजा सुने किसकी? पहले तो एक चर्च था, अब इसकी सुने कि इसकी सुने? तो राजा ने कहा भाड़ में जाओ, मैं सुनूंगा ही नहीं किसी की। और यहीं से आया कि कहा अब मैं धर्म से दूर रहूंगा, धर्म से दूर होना शुरू हो गया था। फिर मैकियावेली ने उसको और कहा कि भाई दूरी रहो, तुम इन लोगों को कंट्रोल करना है किसी भी तरह, कहा तुम पावरफुल बनो और सबको दबा के रखो। समझ में आया? तो यहां से शुरुआत होती है सेकुलरिज्म की, वो बात अलग। अब ठीक है, समझ में आ गई? तो कहने का मतलब धर्म से कौन दूर रहता है? राज्य। तो समझ में आ गई बात? तो चलो, ये तो मैंने थोड़ी मजे के लिए बताया था, तो यहां एक और लिखोगे क्या? राज्य धर्म से दूर रहता है। ठीक है, अब मान लो भारत है,
तो भारत 3 तरह से धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, 2 तरह से। एक तो हो सकता है कि सारे धर्मों से दूर रहे, कुछ नहीं, राज्य कोई भी काम धर्म का नहीं करेगा, धर्म का मामला लोग अपना समझे, राज्य को इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारा कोई धर्म नहीं है। एक तो ये हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हम सभी धर्मों के लिए करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई धर्म हमारा अपना, कोई धर्म हमारा दूर है। ठीक है, 2 तरह के सेकुलरिज्म होती है। एक जिसमें राज्य धर्म से दूरी होता है, जैसे यूएसए में, इसे कहते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेकुलरिज्म, जिसमें राज्य सभी धर्मों से दूरी बना लेता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। देखो पूरा किसने कुंभ कराया, है ना? भारत हज यात्रा भी करवाता है, क्रिश्चियनिटी की भी चीजें होती हैं। जैसे आप सऊदी अरब चले जाओगे तो सऊदी अरब जो देश होगा वहां एक ही धर्म की सब चीजें होंगी, दूसरे धर्म को इज्जत नहीं मिलेगी। आप सोचो दिवाली में भी छुट्टी मिल जाए, ईद में भी छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं, ईद में मिलेगी, दिवाली वाली उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन भारत में देखो हर त्योहार में छुट्टी है। तो इसी को कहते हैं हमारे लिए हर धर्म, समझ में आ गए? और यही सकारात्मक धर्म पंथ निरपेक्ष है। नकारात्मक क्या होता है? हाँ, सभी धर्म से दूरी। और सबसे खतरनाक तो फ्रांस का है। जैसे मान लो मैं ऐसे आपको बताऊं, 3 उदाहरण है, फ्रांस, भारत और यूएसए। यूएसए में अगर आपने पगड़ी पहनी है, आपने बुर्का पहना है, पहने रहो, हम कुछ नहीं देंगे, आप पहने हो, आप खुश हो। भारत में क्या होगा कि भाई पगड़ी भी बांट दो, बुर्का भी बांट दो, खुश रहे दोनों। फ्रांस में क्या है? बुर्का उतारो, पगड़ी उतारो, सड़क में कुछ नहीं पहनोगे, घर के अंदर पहनो। समझे? तो सबसे खतरनाक तो फ्रांस में, नकारात्मक का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म। तो भारत में क्या है? सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, राज्य सभी धर्म से समान व्यवहार करेगा, राज्य का कोई विशेष धर्म। अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखना, कल हम पढ़ रहे थे इंग्लैंड का अपना एक चर्च है ना? तो सैद्धांतिक रूप से वो सेकुलरिज्म में नहीं आएगा, व्यवहारिक रूप से है, लेकिन सिद्धांत में तो उसका चर्च है। उसके पादरियों को, 26 पादरियों को चुना जाता है, अलग से अलग तवज्जो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन सेकुलर नहीं है, हाँ व्यवहारिक है। व्यवहारिक और सैद्धांतिक का मतलब समझते हो ना? नाम मात्र के हैं, उनको पावर और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो ये हो गया सेकुलरिज्म। और याद रखना इसका एक उदाहरण है ना सेकुलरिज्म का, हमारा आर्टिकल 25 याद रखना, सभी धर्मों को समान आजादी है, 25 से 28। ठीक, यहां हो गया। अब अगला शब्द हमारा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी। ठीक, अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जानते हो आप, है ना? जनता शक्ति का स्रोत। ठीक, समझ में आ गई बात? फिर डेमोक्रेसी का मतलब होता है चुनाव। कैसे? निष्पक्ष, पारदर्शी। इतना मजा आता है ना ये सब शब्द पढ़ाने में, है ना? मन करता है कि 2-2, 3-3 घंटे हो क्यों बस इस पे चर्चा करो, इस पे चर्चा करो। सोचो अगर हम लोग मिले होते आज से 5-6 महीने पहले, तो आज आप लोगों का क्या स्टेटस होता, है ना? आधी आपकी तो सिविल सर्विस की तैयारी हो गई होती। ठीक, समझ में आई बात? और चुनाव के साथ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, मतदान का अधिकार। अगर डेमोक्रेसी की बात आ जाएगी तो इतनी चीजें आपको लिखनी है। अब आप समझोगे, जनता शक्ति का स्रोत होती है, जनता चुनती है। अच्छा, अगर मान लो जनता चुन ले और सरकार हमेशा बनी रहे, तो फिर जनता के पास पावर नहीं रहेगी ना। तो डेमोक्रेसी तो है कि जनता चुने भी और तब चाहे कभी बुला भी ले कि भाई वापस आ जाओ। और भारत हर 5 साल में, और ये बताओ सरकार को चुनना और सरकार को बुलाना किसके माध्यम से संभव है? चुनाव के माध्यम से। अच्छा, मान लो चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल। ऐसा नहीं कि आप वोट देने जाओ कहीं भी अंगूठा लग जाए कहीं भी। ईवीएम पे सवाल सुनते हो, वो इसी पे सवाल उठाया जाता है कि हमारे चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे।
तो फिर दूसरी साइड से सरकार क्या बोलती है, जहां हार जाते हो वहां तुम्हारी निष्पक्षता पे, जहां जीत गए वहां दिक्कत नहीं। समझ गए? तो जो सवाल ईवीएम है वो निष्पक्षता पे सवाल उठाए जाते हैं। ठीक, और फिर पारदर्शी मतलब सबको पता हो कि चुनाव कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि कितनी वोटिंग। तो आप देखोगे पूरे दिन चलते हैं चुनाव की, जब काउंटिंग होती है हर आदमी अपना वहां इंसान भेज सकता है काउंटिंग में, है ना, ताकि पारदर्शी मतलब भरोसा। ठीक है, अब मतदान होते हैं सबको, 18 साल से ऊपर किसी को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। देखा होगा अगर कोई पहाड़ में एक आदमी भी रह रहा है उसके लिए भी वोटिंग मशीन जाती है, ईवीएम। तो ये सब हमारे यहां डेमोक्रेसी की खासियत है। ठीक है, और आपको पता ही है। फिर अगला शब्द आता है गणराज्य, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। ये कीवर्ड लिख लेना बस, बाकी तो कहानी कुछ भी लिख देना। ये कीवर्ड अगर आप लिख दोगे तो आप समझ जाएगा टीचर, गणराज्य या रिपब्लिक। इसका मतलब होता है जो हमारा प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा। प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ, वो कौन होगा? कोई भी हो सकता है। ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। कौन होगा? जनता द्वारा। कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी एक परिवार का हो, किसी एक धर्म का हो, किसी एक जाति का हो। जबकि ब्रिटेन में क्या है, एक परिवार का ही होता है, इसीलिए वहां गणराज्य नहीं है, क्या है? राजतंत्र। ठीक। फिर अगला शब्द आता है हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है न्याय, जस्टिस। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जस्टिस। अच्छा एक बात बताओ, जस्टिस क्या होता है? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस माने क्या होता है? वो तो मुझे भी पता है। तो क्या लिखोगे, न्याय का क्या मतलब होता है? न्याय का मतलब ये लिख समझ लो, सभी लोगों को, समाज के सभी इकाई को विकास का पूर्ण अवसर मिले। समझ में आ गई? समाज के सभी इकाइयों को विकास का पूर्ण अवसर मिले, मतलब फुल अपॉर्चुनिटी, फुल अपॉर्चुनिटी, है ना, किसको? सभी सेक्टर को, है ना, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, है ना, एससी, एसटी, ठीक है, यूपी, एमपी, पहाड़ में रहने वाले, मैदान में रहने वाले, आप, मुझको, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, सभी लोगों को क्या मिले? विकास का समान अवसर, है ना। ठीक है, सबके पास अपॉर्चुनिटी हो, किसकी? डेवलपमेंट की। इसी को कहते हैं न्याय। अच्छा ये मान लो आपको अभी मैं कह दूं कि पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे इसका क्या मतलब हुआ? विकास का अवसर कम हो गया। तो आप क्या कहोगे? मेरे साथ न्याय। अच्छा अपने घरों में आप देखो कि क्या होता है, जिस घर में आप पैदा होते हो 30-40 साल बाद उसी घर से बंटवारे की डिमांड होने लगती है। क्या कहे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। न्याय का मतलब मेरे विकास के अवसर कम हो रहे हैं। बड़े भाई की ज्यादा कर देते हो आप लोग, है ना, या छोटी बहू को ज्यादा कर देते हो, यही है ना। तो न्याय किसी भी परिवार को एक करने की पहली शर्त होती है। आप दोनों दोस्त हो, अभी आपको महसूस हो जाए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके विकास के अवसर कम हो रहे हैं, आप दोस्ती तोड़ दोगे। तो न्याय किसी भी संस्था को बनाए रखने की सबसे पहली शर्त है। आप मेरे से क्यों जुड़ गए? क्यों आपको लग रहा है न्याय हो रहा है? न्याय मतलब आपको विकास का पूर्ण अवसर मिल रहा है, यही है ना। समझ में आ रही बात? तो ये न्याय है। न्याय को समझना सबसे टफ कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको इतना न्याय बताया है, अगर आपको महसूस हो जाए तो आप पूछना कभी किसी से, न्याय को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। बहुत, ये देखने में बहुत सरल लगता है, पूछो न्याय, हाँ पता है, डिफिनेशन किसी से पूछ के बताओ, है ना, कि न्याय होता क्या। तो न्याय का मतलब समान अवसर, है ना, या समान अवसर बोलो, या सबके पास अपॉर्चुनिटी हो, किसकी? डेवलपमेंट की। क्लियर? अब अपॉर्चुनिटी कई तरह की होती है। जैसे मान लो मुझे विकास करना है ना, योगेश त्रिपाठी को बेहतर बनना है, तो मुझे एक नौकरी चाहिए अच्छी। तो ये क्या है? आर्थिक विकास, और इसके लिए आर्थिक अवसर। अच्छा ये बताओ, मुझे कुंभ में नहाने से क्या फायदा होगा? अगर मुझे कुंभ में नहाना है, इसको न्याय के साथ जोड़ो, कैसे जोड़ोगे भाई? अगर मैं कुंभ, हाँ मेरा मन है ना, अगर मुझे नहाने को नहीं मिलेगा तो मुझे कुंठा हो जाएगी ना, मैं टेंशन में रहूंगा, गिल्ट रहेगा, अपराध रहेगा, तो मेरा विकास हो पाएगा नहीं। तो मेरा सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? कुंभ में नहाने से। तो अगर मुझे कुंभ में नहाने को मिलेगा तो क्या होगा? मेरा सांस्कृतिक न्याय।
तो अब समझ में आ गया, योगी आदित्यनाथ ने सारे जो काम लोगों के सांस्कृतिक न्याय के लिए किया, धार्मिक न्याय धर्म से जुड़े मामलों में, सामाजिक न्याय समाज से जुड़े मामलों में सभी अवसर मिले। जैसे एक महिला है, वो नौकरी के लिए बाहर नहीं जा पा रही, उसका अवसर कम हो गए, समाज में उसका विकास, इसको क्या कहेंगे, सामाजिक अन्याय हो रहा है उसके साथ। तो अगर मान लो कोई सरकार ऐसा कह दे कि किसी को भी कहीं आना जाना हो बस में निःशुल्क सर्विस है महिलाओं के लिए, तो उसको क्या बोलोगे, महिलाओं का क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो न्याय जस्टिस का मतलब सबको अवसर मिलना, और भारतीय संविधान इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले, उदाहरण के तौर पे आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। तीनों तरह के न्याय की बात करता है भारतीय संविधान। सामाजिक न्याय, हां ठीक है, सामाजिक न्याय में आप लिख सकते हो आरक्षण, देखा होगा समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि सभी तरह से समाज में ऊपर उठे। ठीक है, आर्थिक न्याय में देखो आप सरकार क्या करती है, आप सोचो आर्थिक न्याय में स्कॉलरशिप देती है, लोन देती है, स्टैंड अप इंडिया है ना, अगर हाँ मुद्रा योजना, ये सब समझ में आ गई ना, बस अब मुझे मजा आ रहा है। राजनीतिक न्याय में जल्दी बताओ, आरक्षण है ना, जैसे ये दलित के लिए सीट है, ये एससी के लिए सीट है, ये एसटी के लिए सीट है, हाँ पंचायत वेब सीरीज देखा है ना, हाँ हाँ तो वैसे ही। ठीक है, तो इसको कहते हैं राजनीतिक आरक्षण, जैसे संसद में या विधानमंडल में आरक्षण। क्लियर हो गया, लिखोगे ना अब, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में लिबर्टी को बहुत महत्व दिया गया है, स्वतंत्रता। अब आप कहोगे इसी के लिए तो सब कोई जी जान से लड़े, है ना, भगत सिंह फांसी लड़े, क्यों, स्वतंत्रता के लिए तो लड़े। देखो एक बात जानना, स्वतंत्रता भी बहुत तरह की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है। आप कोई भी विचार यूट्यूब में देखो, कोई ना कोई रोज कुछ बोल रहा है, पता चला आज बोला कि दूध पीने से हेल्दी होता है, तो कल को यूट्यूब में बोला है दूध पीने से बीमारी होती है। सब अपने विचार जाहिर कर रहे हैं, अपना धर्म ही अलग बना ले रहे हैं। कई बाबा सुनते होंगे, कई देवी देवता, कई धर्म बन गए ना, तो ये सब है। ये सब कहां से मिल रहा है, किससे मिल रहा है? अनशन करना है तो करो, स्ट्राइक करना है तो करो, हड़ताल करना है करो, ये सारी स्वतंत्रताएं कहां से मिल रही है? तो हमारे संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दी है, ठीक है। फिर एक आता है बंधुता, फेटर्निटी, बंधुता या फेटर्निटी। देखो एक चीज जानो, ये ठीक है, बंधुता और फेटर्निटी, इसमें एक शब्द और इंपॉर्टेंट था बहुत। अब बंधुता किसे कहते हैं, फेटर्निटी किसे कहते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेटर्निटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप हम लोग रह रहे हैं एक साथ, एक साथ रह रहे हैं, ये है एकता, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं करते। और एक ये कि एक दूसरे से रह रहे हैं खूब मिलके, खूब अच्छे से, एक दूसरे को अपना समझ रहे हैं। कौन सी चीज अच्छी है? दूसरी वाली, इसी को कहते हैं बंधुता, फेटर्निटी। सारे लोग अपने आप को भारतीय समझें, एक दूसरे के परिवार के समझें। फेटर्निटी का मतलब होता है एक वर्ग से संबंधित अपने आप को समझे, भारतीयता की भावना। ऐसा नहीं कि हम बस भारत में एक साथ रहें, ऐसा नहीं। जैसे आज की डेट में जो पहले हॉस्टल होते थे और आज हॉस्टल होते हैं, दोनों में लड़के रह रहे हैं। जैसे मान लो ये केपीयूसी में रह रहा है, आज से 10 साल में भी केपीयूसी में पहले लड़के रहते थे इतने जितने अभी, लेकिन अभी एकता है, पहले बंधुता थी, फेटर्निटी की, अपना भाई है। हाँ, तो बंधुता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बंधुता में इमोशनल अटैचमेंट होता है, किसके बीच में? एक देश के लोगों में। तो हमारे संविधान सभा वाले थे, वो कहते थे कि भारत के लोगों में ना बंधुता हो, ना कि केवल बस एकता, एक साथ रहो ऐसा नहीं, एक साथ रहो भी, प्रेम से रहो, अपना समझ के रहो। देखा होगा जिस दिन चंद्रयान पहुंचा था सब कितने खुश थे, खाना खाया और ना खाया, लेकिन स्टेटस पहले लगा रखा है, लोग रो रहे, आंसू आ गए। अब इंडिया मैच जीतती है तो देखो बंधुता कितनी बढ़ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो दिवाली के बराबर पटाखे छूटना चालू हो गए थे। तो ये फेटर्निटी एग्जाम्पल लिख सकते हो आपका, है ना, भाईचारे की भावना। इसीलिए देखो हमारे यहाँ कोई यूपी का नागरिक और बिहार का नागरिक नहीं होता, सब क्या है,
भारत के, है ना। हाँ, दिक्कत समझ में आ गई बात। तो ये सब हमारे संविधान के बारे में आप इतना लिख सकते हो। ठीक, तो ये हमने आपको संविधान के बारे में पूरा समझा दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो समझते रहेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो यूएसए का है। ठीक है, बाकी देशों का भी है, जैसे मैंने यूएसएसआर का बताया आपको 2 शब्द, है ना। तो इस तरह आप ये भी लिख सकते हो, नीति निर्देश। ठीक, चलो अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही लिख देना है सब। बेसिक फीचर यही है, बस इसमें आर्टिकल कुछ कुछ लिख देने। तो मैं आपको नोट्स भेजूंगा, वो सारे आर्टिकल आप लिख लोगे। अगर कहो तो मैं पढ़ाऊं, वरना इसको स्किप करूं, यही लिखना है। भारतीय संविधान की खासियत में और भी बहुत चीजें लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता ही देता हूं। हाँ, मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, लिख लीजिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तेजी से करेंगे, ठीक है। चलो हम इसमें एक एक चीज लिखते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, कल आपने लिखा था यूएसए वाला, यूके वाला, है ना। तो यूके वाला और इसमें सब कॉमन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंतर होगा, मैं बता दूंगा। यूके में था अलिखित, भारत में लिखित, और सबसे बड़ा लिखित भी है और सबसे बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, और कितना लिखा हुआ है, हमारे यहाँ कितने आर्टिकल है टोटल, है ना। हाँ, आपकी जो बात है वो 395 है, लेकिन बेसिकली अब इतने हो गए। दोनों वर्ड लिख लेना ना, मूल संविधान में 395 थे, संशोधन के द्वारा बढ़ा के 448 कर दिए गए। ठीक है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। ये याद रहेगा ना आपको, है? अनुसूचियां पहले थी कम, 8 थी, फिर 12 हो गई ना। अब वर्तमान में लिखो, है ना। दोनों लिख दो ना जब याद है, तो दिक्कत क्या है। अरे कभी भी इस तरह की चीज आया करे ना, तो देखो आप लोगों में क्या है ना, लिखने की कला कम है। जैसे तुरंत आए तो एक फिगर बना दो, इतना ही छोटा सा। ठीक है, ये लिखो मूल और ये लिखो वर्तमान। ये लिखा अनुसूची, पहले मूल में कितनी थी, ठीक है, अनुसूची हो गया, ये ओ थे आर्टिकल, ये शेड्यूल 8 12 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सुंदर लगने लगेगा ना, हो गया, एक पेज आधा पेज इसी में लाभ दो। ठीक है, इस समय भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं। ये मत लिखना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बनने में, याद है ना ये तो। हाँ ठीक है, चलो अगला, लचीलापन, है ना। कैसा है हमारा, यूएसए से ज्यादा है। हाँ, मतलब यूएसए में बहुत रिजिड है, हम उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और यूके की तुलना में हम हाँ रिजिड है, लिख लोगे। ठीक है, तो भारत का क्या है, मिश्रित अप्रोच है। हमारे यहाँ संशोधन हो भी सकता है बहुत साधारण तरीके से भी, जैसे राज्य का नाम बदलना, है ना, समझ रहे हो, नागरिकता के संबंध में प्रावधान करना, राष्ट्रपति की वेतन के संबंध में प्रावधान करना, ये सब बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी है जिसके लिए बहुत रिजिडिटी का प्रोसेस होता है। जैसे सपोज करो आप क्या, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को बदलना, या जैसे मान लो अभी एक चुनाव एक देश की बात चल रही ना, हाँ वन नेशन, इसको बदलने में सभी स्टेट का रोल चाहिए, कठिन है, तभी तो दिक्कत आ रही, समझ में आ रहा। तो दोनों हैं। फिर हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा हमारा, मतलब हमारे यहाँ संघात्मक है, लेकिन याद रखना कैसा है, यूएसए से कम। यूएसए में बहुत रिजिड संघात्मक शासन प्रणाली, लेकिन भारत में उतनी नहीं है, क्योंकि भारत में हम सामान्यतः तो मजबूत संघ के साथ रहते हैं, लेकिन जब आपातकाल लगता है तब हम क्या बन जाते हैं, एकात्मक हो जाते हैं, है ना। ठीक, फिर हमारे यहां जो सिस्टम है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। शासन की कैसी व्यवस्था है, संसदीय। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, आप ऐसा समझ लो कि 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है पार्लियामेंट्री। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो प्रेसिडेंशियल होता है उसमें ना प्रेसिडेंट अलग होता है,
और पार्लियामेंट अलग होती है। और पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पे यूएसए, प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग होगा, ये कौन होगा, सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, दो होंगे। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, अलग अलग होते हैं, ठीक। और जुडिशरी अपनी अलग होती है। तो ये तीनों अपने अलग अलग काम करते हैं। अब आपको इसका फायदा क्या होता है, तो जनता इनको अलग चुनती है, इनको अलग चुनती है। समझ में आई बात। अब इसमें क्या होता है, हर 5 साल में जनता इसको चुनती है। तो ये एक बार चुन लिया तो 5 साल 4 साल, जैसे यूएसएसए में 4 साल है, तो 4 साल तक इससे कोई सवाल नहीं करेगा, ये 4 साल तक बना रहेगा। तो यहां पर क्या ज्यादा है, स्थायित्व तो क्या ज्यादा है, हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें संसद होती है। अब ये मान लो लोकसभा है, ये राज्यसभा है, भारत का मान के चल रहे हैं, ठीक है। जनता इसको चुनेगी। अब भारत का जो प्रेसिडेंट है उसका कोई महत्व है नहीं, पता है, जनता इसको चुनेगी। इसमें जो बहुमत होगा वो एक अपना नेता चुनेंगे और यही नेता प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये बहुमत वाला होगा और लोकसभा में उसे बहुमत हमेशा बनाए रखना है। जैसे ही बहुमत गया सरकार, तो यहां स्थायित्व होता है, यहां स्थायित्व पता चला आज है, सुबह गया, पता चला बीजेपी के 200 सांसद गए और सुबह मोदी जी कहा भाई क्या हुआ, है ना, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि इसमें लोकसभा में जो बहुमत का दल होगा वही, और वो हमेशा उसे अपनी बहुमत साबित करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी खासियत क्या पता है आपको, इसमें एक बार बन गए तो 5 साल तक कुछ भी करे अकाउंटेबल नहीं रहता। जनता का 5 साल बाद ही नियंत्रण आएगा, 5 साल तक नियंत्रण फिर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें रोज जनता का नियंत्रण रहता है, इसलिए इसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है, इसीलिए भारत ने इसको एडॉप्ट किया। समझ में आ गई बात। और भारत ने इसको इसलिए भी एडॉप्ट किया कि ब्रिटेन शासन कर रहा था, ब्रिटेन यही चला रहा था, तो पुराना अभ्यास भी था अपना, 200 साल से यही कर रहे थे, तो ऐतिहासिक कारण भी थे। तो हमारा जो है वो राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, मेन पावर किसमें होती है, हमारे सरकार के पास, और सरकार किसका, संसद का हिस्सा होती है। क्लियर। इसमें और इसमें अंतर क्या पता है, देखो सरकार जो होती है वो कार्यपालिका होती है, प्रेसिडेंट या सरकार जो होती है क्या होती है, कार्यपालिका। ये क्या होती है, संसद क्या होती है, विधायिका, है ना, लेजिस्लेचर। ये क्या होता है, जुडिशरी, न्यायपालिका। ये तीनों बहुत अलग अलग हैं, थोड़ी थोड़ी बस मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। इस वाले सिस्टम में देख रहे हो आप क्या है, जुडिशरी तो अलग है, ठीक, लेकिन विधायिका का ही एक हिस्सा क्या है, सरकार। तो विधायिका और एग्जीक्यूटिव आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है, सेपरेशन ऑफ पावर एक सिद्धांत है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो नया फीचर अपना लिखो, हमारे यहां जो शक्तियों का पृथक्करण है वो यूएसए की तरह रिजिड नहीं है तो, पर यूएसए की तरह रिजिड नहीं है। जैसे यूएसए में कैसा है शक्तियों का पृथक्करण, जुडिशरी अलग है, हल्का सा टच करेगा थोड़ी, प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव अलग है, हल्का सा थोड़ी टच करेगा, लेजिस्लेटिव अलग है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। अब ऐसे इसलिए टच करता है, मैं ऐसे आपको बता दूं कि मान लो ये ट्रंप है, ये सुप्रीम कोर्ट है वहां की, और ये मान लो वहां की कांग्रेस है, आपस में थोड़ी बहुत टच होता है। जैसे कोई भी जब कानून बनेगा तो साइन ट्रंप करेंगे उसमें अंत में, तो ये इससे जुड़ गया ना। अब इसके प्रेसिडेंट को, मतलब इसके अध्यक्ष, सॉरी न्यायपाल जो न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कौन करेगा, है ना, उसमें इसका भी रोल होता है, सीनेट का भी, साथ में हटाना होगा तो इसका रोल होगा। तो सब आपस में थोड़ी बहुत लिंक है ना। भारत में क्या है, जुडिशरी ये है, अब पता चला जुडिशरी जो ठीक है, लेजिस्लेचर ये, और इसी का एक हिस्सा सरकार भी है कि नहीं, अभी बताया था ना। तो हमारे यहां इतना रिजिड नहीं है, कहीं आपस में यहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा ना, वहां पर शक्तियों का पृथक्करण ज्यादा मजबूत नहीं होगा। यहां भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, वहां शक्तियों का पृथक्करण
मजबूत होगा। ठीक है, फिर एक हमारा फीचर संविधानवाद, संविधान में क्या है, धर्मनिरपेक्ष डाल देना। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 या पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है ना, मूल अधिकार, ये भारतीय संविधान को बहुत विशेष बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 से 35 तक। ठीक है, हाँ हाँ मुझे याद है, तुम इसमें टेंशन मत लो, मुझे एक एक आर्टिकल याद है पूरा। तुम 395 के 395 पूछोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है ना, वैसे मतलब है 12 से। ठीक है, राज्य की डिफिनीशन, फिर ये फिर वो सब कुछ है, लेकिन ठीक है। हाँ, अब भूल जाती है कई चीजें, पहले हमने पूरा रटा हुआ था जब तैयारी वारी करते थे। ठीक है, जैसे है बेसिकली देखो 11 तक है सिटीजन का, 12 में राज्य का, 13 में अलग चीज बताई गई, 14 में फिर कानून की समानता के बना विधि का शासन बताया गया पूरा, 15 में फिर आरक्षण के बारे में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, 16 नौकरियों से जुड़ा हुआ है, 17 अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, 18वां उसके उपाधियों से जुड़ा हुआ है, 19वां स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, हाँ तो ठीक, तो चलो ठीक है, तो नॉर्मली इसमें चलो अगला है राज्य के कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में राज्य को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये भी बहुत यूनिक बात है। हमको कर्तव्य भी दिए गए हैं, जहां साथ में राज्य को निर्देश किया आपको ऐसे ऐसे करना है। कहां से, आर्टिकल डीपीएसपी लिख देना ना, डीपीएसपी। ठीक है, कहां से कहां तक है, हाँ 35 तक हो तो 36 से 51। ठीक है, हाँ याद है ना, होगा ना। ठीक है, फिर हमारे संविधान की एक खासियत है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। याद रखना, सेम ये कैसे है, जैसे यूएसए में है, जबकि यूके में ऐसा नहीं था, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका बहुत कमजोर है ना, मैंने बताया था। अभी नया तो बना ही है। ठीक, तो जो हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका है, अब आपको स्वतंत्र क्यों है, कैसे स्वतंत्र है, तो आपको पता होगा है ना, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में हाँ किसका, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना। ठीक है, उनकी सैलरी संचित निधि से आती है। संचित निधि का मतलब कंसोलिडेटेड फंड, उसमें वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, न्यायाधीश को निकालने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसको महाभियोग बोलते हो। ऐसा संविधान में नहीं लिखा महाभियोग, पर महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, आज तक कोई निकला ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब है। फिर हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी खासियत है आपातकालीन। हम देखने में तो लगते हैं थोड़ी थोड़ी कैसे यूएसए की तरह, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी कैसे हो जाएंगे यूके की तरह। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जैसे मतलब सपोज करो कछुआ है ना, सर लगा के जैसे खतरा सर अंदर, तो वैसे ही भारत का संविधान है, उसमें आपातकालीन जो प्रभाव है, वो आपातकालीन जो आर्टिकल हैं वो बहुत भारतीय संविधान को स्पेशल बनाते हैं, संघात्मक से एकात्मक ले जाते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है ना, सुना होगा आपने, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आप लोगों को काफी चीजें याद है, बस यही भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। इतना भी लिख लोगे बहुत है, प्रियम्बल वियम्बल के साथ जोड़ के इसको लिख लेना। ठीक है, अब याद रखना, कल जो आपको नोट्स लिखा था उसमें प्रधानमंत्री के बारे में जो वहां की चर्चा थी, सेम वैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री है। जितना पावरफुल यूके का प्रधानमंत्री है, उतना ही पावरफुल भारत का प्रधानमंत्री है। सेम वही चीज लिखना है, बस आर्टिकल थोड़ी भारत के जोड़ देने। अब लगभग अब जैसे मुख्यमंत्री की जो बात आए, सेम वैसे जो प्रधानमंत्री है, देखना जब भी प्रधानमंत्री की बात होगी, जब भी पीएम की बात होगी, तो संसद शब्द यूज होगा और राष्ट्रपति होगा। ठीक, लेकिन जब सीएम की बात करोगे तो संसद की जगह क्या यूज करोगे, विधानमंडल, और राष्ट्रपति की जगह बस सब वही लिख देना, कुछ नहीं बदलना। ठीक,
सब सेम वैसे ही सब कुछ होता है, कुछ भी अलग नहीं है। नहीं वो करता है, वो हमें उससे क्या मतलब, राज्यपाल बन गया ना। फिर मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, हमें उससे क्या मतलब, इन दोनों का संबंध हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम तो बस ये पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने आपको दो चीज बताई, और कल आर्टिकल याद करना आपको मैं बता दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रटवा दूंगा कल, है ना, तरीका है उसका। ठीक है, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था 124 214, इस तरह पूरे आर्टिकल आपस में कनेक्ट है, तो कल मैं आपको पूरे पढ़ा दूंगा। लोकसभा और राज्यसभा सेम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ, हाँ लेकिन दो अंतर है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका, वैसा हमारा राज्यसभा नहीं है। हमारे यहाँ कोई आर्क बिशप बिशप और ये सब नहीं, पियर्स वियर्स नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी मैं आपको नोट्स भेजूंगा। हमने जो रटने वाला था वो सब हो चुका, फिलोसफिकल वाली बात मैंने आपको बता दी, बाकी तो रटने वाला, और आप लोग सब लोग रटे हुए हो, है ना। और नोट्स आपको भेज दूंगा, तो एक बार सब पढ़ लेना। और इस तरह से दो चीजें जो मेन मेन है हो चुकी, ठीक है। और अब आपको मुझे लगता है ना, चीन का जो है, चीन से याद आता है क्या, चाइना वाला, चीन का, तो चीन का हम लोग कल कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो चीन का हम लोग कल कर लेंगे, है? हाँ थोड़ी भूख वूख लगी, हम भी खा वाए लें कुछ, ठीक है।